Friends, today we are discussing UPSC CSE 2020 prelims paper. First question is about आधार मेटाडेटा. अगर कभी ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए और हमें आंसर नहीं आ रहा तो जनरली या तो 4 सही होता है या फिर 2 सही होता है. तो अगर हम यहाँ से डी एलिमिनेट कर दें और सी एलिमिनेट कर दें, अब हमें ए और बी में से एक चाहिए. 4 दोनों में है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब देखिए आप 1, 4 और 2, 1 और 2 में कौन सा सही है. स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉरपोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा. ये थोड़ा सही लग रहा है. फर्स्ट है आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स. 3 मंथ्स एक डेटा जनरली गलत होते हैं, तो हमारा आंसर आ गया बी. क्वेश्चन नंबर 2 है राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद द लोकसभा. राज्यसभा और लोकसभा के लिए इनमें से किस में सेम पावर होती है. तो ऑल इंडिया सर्विस के लिए तो राज्यसभा की पावर ज़्यादा होती है. अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दोनों की पावर सेम होती है, तो इसलिए आंसर हो गया बी. और पिछले 2-3 सालों से देखा गया कि अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. 2022 में भी पूछा गया था अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन होती है या नहीं, तो वो गलत था उसमें. तो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है एमपीलैट्स फंड पे. तो हमारा लॉजिक तो ये था कि 4 ऑप्शंस है, 4 में से तो 4 सही होंगे तो 2 सही होंगे, लेकिन फिर भी हम इसका ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं. पहले में लिखा कि एमपीलैट फंड मस्ट बी यूज्ड फॉर टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा. ये एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो ये सही है. ठीक है, एक अगर सही है तो हमारा बी ऑप्शन कट गया. सेकंड, स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट SC ST पॉपुलेशन. ये भी सही है. थर्ड है एमपी फंड्स आर sanctioned on the yearly basis and the unused fund cannot be carried forward to the next year. इसमें देखो cannot दिया हुआ है. ठीक है, तो ये जनरली गलत होते हैं. 3 अगर गलत है तो सी भी उड़ गया. अब हमारा बचा 1, 2 and 1, 2, 4. 4 पढ़ना. द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एट लीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर द इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर्स. 10% इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है, तो ये इसके सही होने के चांस ज़्यादा हैं. अगर यहाँ पे 40%, 50% लिखता तब ये गलत हो सकता था, तो इसका आंसर आ गया डी. क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. ये सिंपल क्वेश्चन है. आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी लिखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय. ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है. आर्टिकल 50 में, जिसमें DPSP के आर्टिकल 50 में ये लिखा गया, तो इसका आंसर हो गया बी. क्वेश्चन नंबर 6 है. अब 6 क्वेश्चन देख के तो बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन हम इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते थे. जनरली क्या होता है कि UPSC क्या करता है कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही वर्ड आंसर्स में भी देता है. जैसे इसमें देखो बजट के बारे में, बजट लिखा हुआ है. ठीक है, अलोंग विद द बजट लिखा हुआ है. ठीक है, और अगर हम ऑप्शन में जाएं तो बजट हमें किस में दिख रहा है, डी ऑप्शन में. तो कभी कभी UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही आंसर में भी डालता है, तो इसका आंसर हो गया FRBM एक्ट 2003. क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज. 7th क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2021 में. कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, डी था इसका आंसर. गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म ऑफ
द कॉन्स्टिट्यूशन। और 7th क्वेश्चन में भी देखिए आप सेम क्वेश्चन पूछा गया है और इसका भी लिमिटेड गवर्नमेंट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट। अब देखो ह्यूमन राइट तो जनरली इन सभी में होगा, प्रियम्बल में भी लिखा हुआ जस्टिस के बारे में, डीपीएसपी में तो पूरा लिखा हुआ, फंड ड्यूटी में भी लिखा हुआ, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन, पर्सन विद द एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख। 1 लाख स्मॉल अमाउंट है तो ये सही होने के चांस ज़्यादा हैं। अगर एक सही है तो हमारा बी कट गया और डी कट गया। अब देखो तो या तो 1-2 है या फिर 1-4 है, तो ऑल सीनियर सिटीजन दिया हुआ है, ऑल दिया हुआ है, ऑल जनरली गलत होता है, 4 भी गलत हो गया, 4 गलत है तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 9th का आंसर हो गया ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें देखो रूल कैसे वर्क करता है। अगर मैचिंग वाले में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं तो या तो 4 सही होते हैं या फिर 2 सही होते हैं, तो 4 वाला ऑप्शन नहीं है तो 3 वाला हमने हटा दिया और 1 वाला भी हमने हटा दिया। अब या तो 1-2 होगा या 1-3 होगा, 1 दोनों में है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन हेल्थ केयर ये दोनों में। अब दूसरा पढ़ो हेग कन्वेंशनल, ये दिया है बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन, और तलोना डायलॉग दिया है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। एटलीस्ट हम 50-50 पे पहुंच गए हैं इस रूल से। तो तलोना डायलॉग ये दिया हुआ था शंकर IAS की बुक में, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन which all political parties parliament are represented in the government। गलत है। The government is responsible to the parliament and can be removed by it, तो इसका आंसर हो गया बी। अगर आप और भी ऑप्शन पढ़ोगे तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो यही लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक क्वेश्चन और यूपीएससी पूछता है कि जो COM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पार्लियामेंट के लिए है या फिर किसके लिए, तो उसका आंसर आता था लोकसभा। वो क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ चुका है यूपीएससी। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में पूछ रहा। वेलफेयर स्टेट आर्टिकल 38 और ये आता है DPSP में, तो ए आंसर, ए ऑप्शन इसका आंसर है। 13 क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। जब भी कभी ऐसा दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है कुछ, तो वो जनरली गलत होता है। अगर ऐसा लिखा हो कि डिफाइन करता है तो वो जनरली क्या होता है, गलत होता है। अगर तुम्हें पता नहीं चला तो एक हो गया गलत, तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड भी जनरली गलत होते हैं, ये भी गलत हो गया डी। ठीक है। इनमें सही होता है अगर एम्पावर दिया हुआ है तो एम्पावर जनरली सही होता है, मेंशन्ड भी गलत होता है। ठीक है। जनरली अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप इसको गलत मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड मार्क्सिज्म के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है। तो द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, वैसे अब देखो इनमें 2 जगह में हम फंस रहे थे, या तो फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी होगा या फिर क्लास स्ट्रगल होगा। अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट ये तो पहले से गलत लग रहा है, और ये डिटर्मिनेशन ये भी गलत लग रहा था, सी और डी गलत लग रहा था। ए और बी में से कौन सा सही है वो बताइए। तो द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी, अगर आप स्टेटलेस का हिंदी देखेंगे, स्टेटलेस को लिखा हुआ है इसने राज्य विहीन। तो गांधी जी तो चाहते ही थे कि पुलिस वगैरह कुछ ना हो,
ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ पुलिस वगैरह का काम ना हो, तो हम ए की तरफ इसमें बढ़ सकते थे। क्वेश्चन 15, अब ब्यूरोक्रेसी के बारे में पूछ रहे हो, तो ब्यूरोक्रेसी का जनरली काम क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इसका आंसर हो गया डी। ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अब देखो प्रेमबल पे क्वेश्चन है, अगर दो स्टेटमेंट सिमिलर हैं तो जनरली उनमें से ही सही होता है। तो देखो ए में लिखा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी में पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डी में पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन्हीं में से एक होना है। अब बी में दिया है नॉट अ पार्ट ऑफ, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए आप ए और डी भी सिमिलर हैं। देखो इसमें भी दिया है कि नो लीगल इफेक्ट और डी में भी दिया है नो लीगल इफेक्ट। अब या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा, और सी भी हमारा कट गया यहाँ पे। ठीक, अब देखो डी वाला उस चीज़ को और आगे बढ़ा रहा है। जब भी पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टेटमेंट या फिर ऑप्शन समझा रहा होता है, तो जनरली वो सही होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। एटलीस्ट हम 50-50 कर सकते थे। उसके बाद हमें ये देखना था कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेम्बल, एंड नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट, तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गोल्ड ट्रांच, रिजर्व ट्रांच। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो जनरली यूपीएससी ऑप्शन में या तो वर्ल्ड बैंक सही देगा या आईएमएफ सही देगा, तो आप इसमें 50-50 कर सकते थे। इसका आंसर था डी। वैसे ये याद रहता है लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18, पार्ट 4 आ रहा है। पार्ट 4 मतलब डीपीएसपी। इस साल डीपीएसपी में से काफ़ी क्वेश्चन आए थे 2020 के पेपर में। अब देखो जो पार्ट 4 है, पहला देखिए, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट। ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो ए गलत हो गया और सी गलत हो गया। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, ये तो सही है। तीसरा देखो, द प्रिंसिपल लेट डाउन बाय द पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। जब भी कभी ऐसा दिया होता कि इन्फ्लुएंस होता है तो ये जनरली सही होते हैं, अफर्मेटिव टाइप के स्टेटमेंट है, तो ये इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर है 19। पहला देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन द स्टेट फॉर 6 मंथ। अब देखो वोट डालने की एज होती है 18, ठीक है, और मिनिस्टर बनने के लिए कितना चाहिए, या तो 25 साल या तो 30 साल। लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल। तो अगर 18 साल का आदमी, 18 साल का लड़का अगर वोट दे सकता है तो वो मिनिस्टर थोड़ी ना बन सकता है। तो ए हमारा हो गया गलत। ए गलत हो गया तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विंस्ड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजन फॉर 5 ईयर्स। जब भी डेटा वगैरह दिया होता है ये जनरली गलत होते हैं। ये भी गलत हो गया, इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एज सच प्लेस एज ही शी थिंक्स ऑफ। तो कैन भी दिया हुआ और प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया, जनरली ये सही होते हैं। तो ए सही है, तो डी हमारा कट गया और सी भी कट गया। अब आता है कि दूसरा तो ऑलरेडी गलत है। तीसरा देखो, देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट अ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ये सही है, केवल ये लिखा गया है कि साल में 2 बार ये पार्लियामेंट को मीट करना पड़ता है। तो इसका जो आंसर है वो हो गया सी। 20 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो 21 क्वेश्चन में था, पहला थे औरंग। हमारा रूल था कि अगर 3 होते हैं तो 3 में से जनरली या तो 3 सही होते हैं या फिर 1 सही होता है। अगर ये रूल लगाते तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, अब देखिए औरंग। औरंग हमने पढ़ा था एनसीईआरटी की बुक में। औरंग दिया हो, देखो अ पर्शियन टर्म ऑफ वेयर हाउस। औरंग है वेयर हाउस, ये हिस्ट्री की
बुक में दिया गया हुआ है एनसीईआरटी में। तो अगर हमें ये पता है कि औरंग इज अ वेयर हाउस, तो हम ए को एलिमिनेट कर देते। ए एलिमिनेट हुआ तो ए एलिमिनेट, डी एलिमिनेट। अब 2 3 एंड 3 ओनली, 3 कॉमन है, मिर्जादार, ठीक है। 2 पढ़ो, बनियान, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। हम इस बनियान को बनिया टाइप से सोच सकते थे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था, एजेंट था या बिजनेसमैन की तरह लग रहा है, तो इसका आंसर बी हो गया। वैसे ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था एग्जाम कंडीशन में। क्वेश्चन 22, बुद्धिज्म जैनिज्म पे ये हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। और देखो देखो अब इसको हिंदी में देखो, हिंदी में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ कि स्थावरवादी महायान, ठीक है, रिलेटेड टू बुद्धिज्म। जनरली यूपीएससी क्या करता है कि इनको चेंज कर देता है, महायान को हीनयान से, हीनयान को महायान से स्वैप कर देता है। तो अगर हम ये समझें कि इसको भी स्वैप किया है, ए को अगर हम गलत मानते हैं, ए को अगर हमने गलत माना, ठीक है, ए को हमने अगर गलत माना तो 1 कट गया और डी कट गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने गलत माना, मे भी ये कभी चेंज कर देता, महायान को हीनयान से, हीनयान को महायान से, ए गलत है। अब देखो 3 तो दोनों में, 3 को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखो, लोकोत्तरवादीन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ द महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अब यहाँ पे हम 50-50 खेल सकते थे। वैसे लोकोत्तरवादी ये है रिलेटेड बुद्धिज्म से, लेकिन महासंघिका सेक्ट दिया हुआ है तो हम इसको भी गलत मान सकते थे, लेकिन एटलीस्ट हम 50-50 पे इसमें आ गए हैं। तो इसका ऑफिशियल आंसर जो यूपीएससी ने दिया है वो है बी। तो 22 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर है 23। 23 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1800 से 1850 के बीच। तो अंग्रेज़ तो भैया हमेशा बुरा ही करते थे इंडिया में। तो पहला देखो कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेट रूइंड, और अगर आप और भी ऑप्शन पढ़ोगे तो सबसे ख़राब यही लगता है, ख़राब इन द सेंस सबसे ज़्यादा फिट यही बैठता है। तो इसका ए सही है। 24th में देखो, अब 24th वैसे तो लोग याद करते हैं इसको कि डायनेस्टी कौन सी पहली आई कौन सी बाद में। अगर आपको फिर भी पता नहीं है तो जनरली हमें रहता है कि पल्लवा जो है, दूसरा स्टेटमेंट, पल्लवा पहले आए थे चोला से, क्योंकि विजयनगर के आसपास के क्षेत्र थे। तो अगर आपको ये पता चला कि 2 के बाद 3 है तो आप 2 एलिमिनेट कर सकते थे, डी एलिमिनेट कर दिया और बी एलिमिनेट कर दिया। अब हमें ए और सी में एक को सही मानना है। तो दोनों में मतलब पल्लवा पहले आए। अब 1 4 और 4 1 में हमें एक गैस करना था, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो हुंडी के बारे में पूछा गया था, वो भी पोस्ट हर्षा। अगर ऐसी चीज़ें पूछते हैं तो ये जनरली यूपीएससी में एक ट्रेंड देखा गया है कि जब ये ऐसे डिक्शनरी वाले वर्ड पूछते हैं एंशिएंट या मेडिवल में, तो इनका आंसर या तो वाटर से रिलेटेड होता है या फिर इनका टैक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली एनसीईआरटी की एक बुक में दिया गया था कि हुंडी होता है अ बिल ऑफ एक्सचेंज। एनसीईआरटी के सोशियोलॉजी में दिया हुआ है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज, सेम लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको रिकॉल कर पाते तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में देखिए, इसका थर्ड ऑप्शन अगर हम पढ़ें तो थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि द यूज ऑफ देश बाय द
डे शुक्र वॉज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। जब भी ये कोई स्पेसिफिक चीज़ देता है, इसने तो यहाँ डायरेक्ट लिख ही दिया स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, तो जनरली ये गलत होते हैं। तो अगर 3 गलत है तो हमारा आंसर आ गया ए, और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 27, यूपीएससी ने गांधी इरविन पैक्ट वाला क्वेश्चन हटा दिया था। मे बी हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे गलत हुआ था, क्योंकि इन्होंने यहाँ लिख दिया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसको बोलते हैं गोल मेज कॉन्फ्रेंस करके कुछ बोलते हैं। तो ये यूपीएससी ने हटा दिया था, और वैसे इसका जो सही आंसर हमें लग रहा था वो था इसका बी। तीसरा स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेशन, ये इसमें गलत था, और वैसे यूपीएससी ने इसको हटा दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विट्ठल विश्व विध्वंसक। अब ये रूटीन बुक्स में दिया हुआ नहीं था, और इसको हम एग्ज़ाम सेंटर में छोड़ सकते थे, और इसका ऑफिशियल जो आंसर है वो है ए, गोपाल बाबा वालंगर। क्वेश्चन नंबर 29, अब देखो ये पूछ रहा है कि कुल्य वापा एंड द्रोण वापा के बारे में पूछ रहा है। तो वापा करके लग रहा है कि मे बी मेजरमेंट ऑफ लैंड है। वैसे बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, इसको भी हम छोड़ सकते थे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ये सोचते कि वापा देखो द्रोण वापा कुल्य वापा दिया, मेजरमेंट माप से रिलेटेड हो, तो हम इसकी तरफ बढ़ सकते थे। 30 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, जिसमें दिया गया है कि क्या अब आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका ने बुद्धिज्म अपना लिया था। तो जब उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, तब इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, और ये सब लिखा। ठीक है, तो ये एक सिंपल आंसर था इसका ए। और अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो जनरली अशोक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पारमिता के बारे में पूछ लिया। पारमिता वैसे क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमें पता है यूपीएससी हर साल तो बुद्धिज्म जैनिज्म पे क्वेश्चन पूछता है। इसमें बोधिसत्व दिया हुआ था तीसरे सी ऑप्शन में, तो ये इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 वाज ऑल्सो अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन इसको ऐसे सोच सकते थे, रकमाबाई केस 1884। 2 और 3 जो स्टेटमेंट है ये मैरिज से रिलेटेड है, और ए है एजुकेशन से। तो हम अगर इसमें ऑड करके सोच सकते थे कि 2 और 3 तो रिलेटेड हैं, लेकिन 1 ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, तो हम बी की तरफ बढ़ सकते थे। वैसे ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। कुछ 1900 में इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन होगा, क्यों? क्योंकि ये अनप्रॉफिटेबल था इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन हुआ जब नया। ठीक है, तो इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, वेल से एस्टेब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी ये आया था कि ये कॉलेज किसने बनाया है, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, तो अब इस बार इन्होंने पूछा कि वेल से एस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता बिकॉज, अब डी ऑप्शन देखिए, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस इन इंडिया। अंग्रेज हमेशा अपने बारे में सोचते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है उल गुलान वाला जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर बार स्पेक्ट्रम से आता है। स्पेक्ट्रम में पेज नंबर है 127। संथाल आया था आई थिंक 2018 में, उलगुलान आया 2020 में, हो आया 2021 में। तो स्पेक्ट्रम हमें पढ़नी चाहिए, उससे क्वेश्चन
पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं। तो उलगुलान का आंसर था बिरसा मुंडा रिवोल्ट, तो डी इसका आंसर है। 36 विद रेफरेंस टू द स्कॉलर लिटरेचर एंशिएंट इंडिया। अब देखो, कभी भी अगर कंटेम्प्रेरी अगर यूपीएससी के क्वेश्चन में दिया गया हो तो जनरली वो गलत होता है, ठीक है। अब ये भी एसोसिएटेड दिया हो, देखो पाणिनि एसोसिएटेड पुष्यमित्रा, ठीक है, तीनों में एसोसिएटेड दिया। तो वैसे तो अगर रूल से करते तो तीनों गलत होते, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या सोचना कि वैसा ऑप्शन तो है ही नहीं कि तीनों गलत है, तो हमें मिनिमम ऑप्शन रखना है। अगर आपको सारे स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं तो हमें कैसे सोचना उसके बारे में कि जो मिनिमम ऑप्शन है वो सही होगा। तो मिनिमम ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन इसका मिनिमम है। और अगर ये इनकरेक्ट पूछता तब मैक्सिमम जिसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिस ऑप्शन में वो सही होता। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37th क्वेश्चन है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में पूछ रहा है। जब भी साइंस वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह दिया होता है तो जनरली वो सही होते हैं, तो इसमें डी हमारा सही हो जाएगा अगर आपको पता नहीं चल रहा है तब। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, ये पूछ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी इफेक्टिवली डू। हमारा रूल है साइंस एंड टेक में कि सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन आजकल यूपीएससी गेम खेल रहा है, सारे ऑप्शन सही नहीं कर रहा है अगर 3 से ज़्यादा हैं तो। अब देखो इनमें जनरली क्या होता है, अगर आपके पास 5 स्टेटमेंट दिए तो जनरली उसमें से तो 5 सही होंगे या फिर 3 सही होंगे। अगर 6 दिए हैं तो जनरली 4 सही होंगे या 6 सही होंगे। 7 दिए हैं तो जनरली 5 सही होंगे या 7 सही होंगे। 4 दिए हैं तो 4 में से या तो 4 सही होंगे तो 2 सही होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 दिए हैं तो 5 में से जनरली कितना सही होने चाहिए? 3 सही होने चाहिए। 3 सही होने चाहिए तो ए कट गया, ए गलत हो गया और डी गलत हो गया। अब देखो 1, 3, 4 या 2, 4, 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ रहा है। ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन द इंडस्ट्रियल यूनिट। एक अफर्मेटिव टाइप का लग रहा है, सही है। दूसरे में लिखा है कि क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट। एआई से मीनिंगफुल शायद नहीं हो सकता है, ठीक है, तो दूसरा भी कट गया। दूसरा अगर कट गया सी भी कट गया, आंसर आ गया बी। और 5th वाले में देखिए वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी तक तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनी नहीं है कि हमारा फ़ोन चार्ज हो गया बिना वायर के या फिर बिना टच के, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39। अब अगर हम इसमें रूल लगाते कि स्टेटमेंट 1 में डेटा दिया हुआ तो हम इसको गलत कर सकते थे, क्योंकि ए में भी गलत लग रहा है, बी में भी गलत लग रहा है, लॉन्ग है, में भी शॉर्ट होता है। सी बिल्कुल सही लग रहा है, कैन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम एक बार के लिए ये मान लें कि 3 सही है तो एटलीस्ट वी कैन रिमूव ऑप्शन बी। अब देखें स्टेटमेंट 3 में ये बात कर रहा है ब्लूटूथ के लिए, और स्टेटमेंट 3 में बात कर रहा है ब्लूटूथ के लिए, और 2 में बात कर रहा है लॉन्ग रेंज के लिए। ब्लूटूथ क्या होता है? शॉर्ट रेंज होता है। तो अगर हम ये समझें कि 2, 3 एक साथ नहीं आ सकते हैं तो ए भी कट गया और डी भी कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। तो 39 का हो गया 1, 3 एंड 4। 39 का आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 40 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, एक तो ऑल लिखा हुआ है, दूसरा ओनली लिखा हुआ है। ये जनरली गलत होते हैं। अगर 2 गलत हैं
तो बी और सी हमारा यहाँ से कट गया। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड, कैन बी जनरली सही होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो 40 का हो गया डी। 41 में देखिए, नैनो ट्यूब के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड, अब जनरली क्या होता है साइंस एंड टेक में, या तो चारों सही होते हैं या फिर दो सही होते हैं। अगर हम उस हिसाब से चलते तो ये गलत हो जाता, ठीक है। तो हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ द ड्रग्स एंड एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी, एक ठीक सा स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है। ए अगर सही है। सी देखो, दे कैन बी यूज्ड इन द बायोकेमिकल सेंसर, ये भी सिंपल लग रहा है, तो 1-3 आना चाहिए। अब देखिए कि कार्बन नैनो ट्यूब है बायोडिग्रेडेबल, इसीलिए तो यूज हो रहा है। अगर बायोडिग्रेडेबल नहीं होता तो इतना यूज नहीं करते, या गवर्नमेंट इसको या फिर साइंस इसको इतना बढ़ावा न देता, तो दे रहा है, तो मे बी ये सही है। 1, 3, 4। अब हम फंसे सी और डी में। स्टेटमेंट 2 देखिए, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल बट कैपिलरली फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ इंडियन बॉडी। वैसे तो ये सही लग रहा है, और हम एग्जाम सेंटर में होते तो इसको भी हम 1, 2, 3, 4 मार देते, लेकिन यूपीएससी ने इसको गलत माना है कि ये भैया इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था और यूपीएससी ने इसको सी दिया है, 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय द यूजिंग ड्रोन। ड्रोन से क्या क्या हो सकता है भाई? स्प्रे हो सकता है, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो का इंस्पेक्शन भी हो सकता है, सही है। कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल फ्रॉम स्पार्किंग फेल फॉर डीएनए एनालिसिस, ये भी सही लग रहा है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी, ठीक है। 43 देखो, 43 को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। दो ऑप्शन हैं जो सिमिलर हैं, वो हैं लीसा, सी और डी, तो ए और बी को तो काट दो, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट हैज साइड 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग with leaves shining between the craft. The experiment in question refers to। अब आप इसमें से सी या डी में से एक को गैस कर सकते थे। और इवॉल्व थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, स्पेस में चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है, बड़ी हो रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं, तो हम डी की तरफ बढ़ सकते थे। वैसे सी और डी में से एक हम गैस कर सकते थे। क्वेश्चन 44, क्वेश्चन नंबर 44 है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, और अगर आप इसके स्टेटमेंट पढ़ोगे तो अफर्मेटिव लग रहे हैं। कैन दिया हुआ, कैन दिया, ह्यूमन इंड्यूस फुटप्रिंट स्टेम सेल कैन बी, तो ये जनरली सही होते हैं, तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 45, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के बारे में पूछ रहा है, और अगर इसका आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ोगे, द वैक्सीन हैज नो साइड इफेक्ट, तो अगर ऐसा एक्सट्रीम वर्ड कहीं लिखा रहता है तो जनरली वो गलत होता है, तो डी कट गया और सी भी कट गया। दूसरा पढ़ो, डिपेंडेंसी ऑन द एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड, कैन जनरली सही होते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी, 45 का हो गया बी। नाउ कम्स टू 46, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो हमें देखना कि दो स्टेटमेंट सिमिलर कौन से हैं। ए और बी सिमिलर हैं, डिजिटल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, तो डी, सी और डी को हम काट गए। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, अगर किसी को थोड़ा सा भी ये पता हो कि पब्लिक की, प्राइवेट की, कैंडिडेट की, ये एक कंप्यूटर साइंस के डेटाबेस में आते हैं, तो वो डिजिटल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ सकता था, लेकिन फिर भी हमने ए और सी और डी को एलिमिनेट कर दिया, 50-50 पे हम पहुंच गए, और डिजिटल जो है इंडिया में काफ़ी चल रहा है। फूड सिक्योरिटी भी था, लेकिन 2013 के टाइम पे था,
तो हम ए की तरफ इसमें बढ़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 47 कि प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल्स फाइलिस्ट एनिमल सेल्स डू नॉट। देखो एक पॉजिटिव दे रहा है, एक नेगेटिव दे रहा है। दूसरे में देखो पहले नॉट दे रहा है, फिर पॉजिटिव दे रहा है। तीसरे में भी पहले प्लस दे रहा है, फिर माइनस दे रहा है। आजकल यूपीएससी क्या कर रहा है कि थोड़ा सा चेंज कर देता है। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव ऐसा चल रहा है तो वो जनरली सही हो रहा है यूपीएससी में। दूसरे वाले में इसने देखो चेंज कर दिया प्रायोरिटी, पहले नेगेटिव दिया फिर पॉजिटिव टर्म दिया। तो अगर आपको ये आता है तब तो आपको रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं आता है तो वो आपको ऐसा लगाना है। तो 2 को हम इनकरेक्ट मान सकते हैं और इसका आंसर हो जाता सी। तो 47 का हो गया सी। कम्स टू 48। साइंस एंड टेक में अगर 3 से ज़्यादा ऑप्शन है तो यूपीएससी क्या कर रहा है डायरेक्ट, अगर 5 हैं 5 में से 3 जनरली सही होते हैं, या तो 5 या तो 3। ठीक है, तो पहले तो बी को हटा दो, अब ए सी डी में से एक। ठीक है, बेंजीन पोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग। और अगर हम ये सोचते कि 4 और 5 जो स्टेटमेंट है ये सिमिलर चीज़ों से स्टार्ट हो रहे हैं और इनमें से एक आना ही चाहिए, तो हम गलत ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते थे। तो स्टिल अगर आपके पास 5 है तो ये तो 5 सही होंगे, तो 3 सही होंगे। ठीक है, और जब इतने 3 से ज़्यादा लिखे होते हैं तो तीन स्टेटमेंट से ज़्यादा हों तो जनरली ऑल नहीं होते हैं, तो हम डी भी यहाँ पे काट सकते हैं। अब 1 2 3 या फिर 1 3 4 में से एक पे हमें गैस करना था, तो इसका आंसर है ए जो यूपीएससी ने दिया हुआ है। और दूसरा हम ये भी सोच सकते थे कि इसमें देखो वर्निश वुडन दिया है, एक स्पेसिफिक चीज़ दी हुई है, तो अगर उससे भी हम 4 को एलिमिनेट करें तो हम ए की तरफ बढ़ सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 इकोनॉमी का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। तीसरा पढ़िए इसका, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। फुल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी हुआ था एक बार साउथ ईस्ट एशिया में, और वो फेलियर हुआ था। तो ये बहुत रिस्की है एक बड़ी सी कंट्री लाइक इंडिया के लिए। तो अगर हम डी को गलत मान लें, 3 को गलत मान लें, तो 1 ओनली और 1 एंड 2 पे हम